रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। अपनी सद्भाव यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण पहुंचे निशांत, कहा पिताजी के सपनों को आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भाजपा की जीत पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल। बिरगमशिला सेतु के कुछ हिस्से धंसने के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर, जांच शुरू। सिवान में रघुनाथपुर के राजद विधायक ओसामा शहाब के घर पर पुलिस की रेड। और लोहियारंगा माउंट कॉमन हाई स्कूल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा पर विशेष सत्र का आयोजन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज सुबह अपने पिता से आशीर्वाद लेकर अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। पहली यात्रा सद्भावना यात्रा पर निकले। यह पटना से सीधे सड़क मार्ग से वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण होते हुए पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे। निशांत कुमार का पूर्वी और पश्चिम चंपारण के बॉर्डर जौकिया चौक पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। इस यात्रा में उनके साथ वाल्मीकि नगर के जदयू सांसद सुनील कुमार, पूर्व मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व और वर्तमान जदयू विधायक, जिला अध्यक्ष कन्हैया कुशवाहा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस यात्रा के क्रम में जैकरिया के बाद हरिवाटिका चौक पर उनका भव्य स्वागत समारोह किया गया, जहां बापू की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर बेतिया के स्टेशन चौक स्थित पार्टी के पूर्व समता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय महेंद्र बैठ के तैलचित्र पर भी माल्यार्पण किया। उसके पश्चात लौरिया बघाव होते हुए वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे। इस यात्रा के संदर्भ में जदयू के वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने कहा कि यह यात्रा निशांत कुमार के भविष्य को तय करेगा और जय निशांत तय निशांत के साथ हम लोग तन मन धन से इस यात्रा को सफल बनाने में जुटे हैं। हर नौजवान निशांत के पीछे दीवाना हो गया। जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 16वीं यात्रा चंपारण से शुरू की थी, उसी तरह उनके पुत्र निशांत भी अपनी राजनीतिक की पहली यात्रा भी पश्चिम चंपारण जिला से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निशांत की अगुवाई में पार्टी और बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार समाज के हर तबके के लोगों का विकास किया। उनके द्वारा किए गए विकास को भुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह निशांत कुमार भी अपनी पहली यात्रा के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता और जनता से संवाद कर नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे। आइए सुनिए और क्या कुछ कहा निशांत कुमार और श्रवण कुमार ने। क्या संदेश देना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की यहीं पर। निशांत भैया जिंदाबाद। अरे रुक, सारी यात्रा की शुरुआत यहीं से। अरे रुक जाओ ना यार। पावन धरती को नमन करता हूँ। मैं भी यहीं से यात्रा शुरुआत कर रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत शुभ है, शानदार है, जानदार है। गांधी के कर्मभूमि से पूरे बिहार में इस यात्रा को निशांत जी करेंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया। पार्टी नेताओं ने एक साथ होली और दिवाली मनाई। जमकर आतिशबाजी हुई। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। प्रदेश कार्यालय में मिठाई के साथ ही बंगाल का मशहूर झालमुड़ी भी बांटी गई। जैसे जैसे मतगणना में भाजपा को बढ़त मिलने लगी, प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटने लगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित भाजपा के कई विधायक, विधान पार्षद भी जश्न में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाए। मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित बंगाल चाहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 5 राज्यों के विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। गरीबों के मसीहा कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो जाता है। जारी बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भाजपा ने बंगाल में आज प्रचंड जीत हासिल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का काम किया। आज करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से चौड़ा है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत अहंकार, आतंक और अत्याचार के खिलाफ सनातन और सुशासन के प्रति जनता के गहरे विश्वास का प्रतीक है। सोमवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि लंबे वैचारिक संघर्ष, संगठन के सतत प्रयास और असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग और बलिदान के कारण आज बंगाल में कमल खिला है। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी और पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बंगाल की शानदार और ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व और भाजपा के लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है। बंगाल की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने टीएमसी के भय की जगह मोदी पर भरोसा कर शानदार जनादेश दिया है। असम में भाजपा और पुदुचेरी में एनडीए की जीत का भी उन्होंने स्वागत किया। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि देश की राजनीति से वोट बैंक और तुष्टीकरण का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। बंगाल से ममता बनर्जी के सत्ता से विदाई इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जनता अब उस मॉडल को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया बंगाल में, जो आज बंगाल की धरती बसपा में हुई है। बड़ा दिन ममता बनर्जी और टीएमसी का सूत्रा साफ हो गया। जो सरकार ने जिन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को बसाया, आज बंगाल के लोग प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का वहां कमल खिला है। और निश्चित रूप से जो सपना देखा हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो उनकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि में कमल खिला है। बड़े पूरे देश के कार्यकर्ता, असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि बंगाल में कमल खिले, पूर्ण बहुमत से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की वहां बन रही है। झारखंड देख रहे हैं, बंगाल में कमल खिल गया है। ममता दीदी के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलने के बाद देखिए बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से तमाम जो कार्यकर्ता है वो खुशियां मना रहे हैं, झाल मुड़ी भी बांट रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं, मिठाइयां भी खा रहे हैं। कितनी बड़ी खुशी है आज के लिए। कल्पना नहीं कर सकते हैं जब चुनाव आयोग ने भारत के सनातन की जीत है, मतदान करने का अधिकार मिला, पूरे देश के भगवान चाहने वालों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। आज बंगाल के कार्यकर्ता मिठाई खिला रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, गला भर गया है। कार्यकर्ता पूरे देश में खुशी मना रहे हैं। बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बंगाल में, बंगाल की धरती पर चलबो ना वो दीदी रंग लगा रहे हैं अभी दिवाली और होली एक दिन ही नमस्ते, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भागलपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली विक्रमशिला सेतु से इस वक्त एक बड़ी और चिंताजनक खबरें सामने आ रही है। पुल के एक हिस्से में अचानक हुए धंसाव ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला और प्रशासन की अब तक की कार्रवाई क्या है, आइए जानते हैं पुल निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने क्या कहा। विक्रमशिला सेतु से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुल के एक हिस्से में धंसाव के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रात करीब 12:30 बजे इस घटना की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद ट्रैफिक पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पुल को खाली करा दिया। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। अध्यक्ष ने बताया कि यह पुल वर्ष 2001 में बनकर तैयार हुआ था और इसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया गया था। घटना के बाद संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। मामले की तकनीकी जांच के लिए आईआईटी पटना की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल लोगों की आवाजाही को डाइवर्ट कर श्री कृष्ण सेतु के जरिए यातायात सुचारू किया जा रहा है। छोटे वाहनों के लिए नाव और स्टीमर की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन जरूरत पड़ने पर आर्मी से भी सहयोग लेने की तैयारी में है। इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री से भी बातचीत की है। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि पहले ही इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए डीपीआर
तैयार कर भेजा जा चुका है। साथ ही भागलपुर में एक नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य भी जारी है। फिलहाल लक्ष्य है अगले 3 महीनों के भीतर विक्रमशिला सेतु की मरम्मत कर यातायात बहाल किया जाए। आइए सुने और क्या कुछ कहा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की, सबसे पहले वो पहुंची वहाँ, और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया। और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, अन्यथा बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो सकती थी, क्योंकि वाहनों का काफ़ी दबाव रहता है उस पुल पर। और उस पुल की बात हम लोग करें तो वर्ष 2001 में वो तैयार हुआ था और आम लोगों के लिए, यातायात के लिए खोला गया था। और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था और उसका मेंटेनेंस, रख रखाव एनएच डिवीज़न आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं, उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीबी से भी और आईआईटी पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था। और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है, उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय, और बाकी उसकी चूँकि काफ़ी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक डीपीआर बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था और वो स्वीकृति की प्रक्रिया में अभी है। और इस बीच में माइनर मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया था कि जहाँ आवश्यकता हो उसको किया जाए। बाकी किसी प्रकार की उसमें मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था टीम के द्वारा जो निरीक्षण हुआ था और जो हम लोगों ने परामर्श लिया था पटना, आईआईटी पटना से भी। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से। जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें, और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है, और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर, और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज, 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है एनएच के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूँकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है, 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है, गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं। तो वो लगाने में जो समय लगेगा, फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोग लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।
और जिला प्रशासन भागलपुर, पुलिस प्रशासन भागलपुर को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। चाहे विधायक हो या कोई रसूखदार, गरीबों की जमीन कब्जाने वालों की अब खैर नहीं। यह कड़ा संदेश दिया है खुद डीआईजी नीलेश कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। दरअसल पिछले दिनों महादेव थाने में एक डॉक्टर दंपति ने उसामा साहब के खिलाफ जमीन हथियाने और धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी मामले में आज खुद डीआईजी, एसपी, एसडीपीओ समेत कई थाने की पुलिस ने विधायक के आवास को घेर लिया। डीआईजी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए स्पष्ट किया कि सिवान पुलिस हर उस शख्स से निपटने के लिए तैयार है जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा। फिलहाल उसामा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन इस रेड ने जिले के सियासी गलियाराओं में हड़कंप मचा दिया है। सिवान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिवान में रघुनाथपुर के राजद विधायक उसामा साहब के घर पर पुलिस की रेड पड़ी है और यह रेड खुद डीआईजी नीलेश कुमार के द्वारा किया गया। डीआईजी नीलेश कुमार स्वयं सिवान पहुंचकर तमाम पुलिस पदाधिकारी, एसपी, एसडीपीओ सहित कई थानों के पुलिस विधायक उसामा के नई किला आवास पर पहुंचकर छापेमारी की है। हालांकि इस छापेमारी में उसामा नहीं मिले हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए डीआईजी नीलेश कुमार ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि विधायक हो या कोई हो, अगर किसी गरीब की ज़मीन का हथियाने का काम करेंगे या धमकाने का काम करेंगे तो सिवान पुलिस हर मामले से निपटने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि डॉक्टर दंपति से जुड़ा हुआ यह मामला है। विगत दिनों महादेव थाने में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में राजद विधायक उसामा साहब पर एफआईआर हुआ है। संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी गरीब गुरबा और बोनाफाइड मालिक के जमीन को कब्जा करने की कोशिश न करें, अन्यथा सिवान पुलिस हर तरह से तैयार है और कड़ी कानूनी कार्रवाई हर तरीके से की जाए। सर, उसामा साहब के छापेमारी हुई, क्या उसामा साहब मिले? वो अभी नहीं मिले। सर जी बताया जाए। नहीं मिले। सर, जिले में भू माफियाओं का जो लिस्ट सुनने में आ रहा था कि बना है, उसको सर आउट क्यों नहीं किया जा रहा है? हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे। इससे हम लोगों का एविडेंस नष्ट होने की संभावना रहती है। हम लोग एकदम लिस्ट वो हमारे अनुसंधान का विषय है। हम लोग कांड दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं और धीरे धीरे सभी जमीन माफियाओं को हम संदेश आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि ये वो गलत काम में लिप्त न करें, रंगदारी छोड़ दें, अन्यथा उनके साथ बड़ी कड़ाई से सिवान पुलिस। किस मामले में उसामा साहब के यहाँ छापेमारी हुई थी सर? ये महादेवा ओपी का एक मामला था। एक डॉक्टर की जमीन में जबरदस्ती रंगदारी से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है और हम लोगों ने अच्छे से अनुसंधान किया है और अनुसंधानोपरांत हम लोगों ने कॉम्पिटेंट ऑनरेबल कोर्ट से वारंट प्राप्त कर हम लोगों ने रेड छापामारी सर, वो घर में नहीं मिले हैं। अब हम लोग अगली कानूनी कार्रवाई करेंगे, जल्द ही करेंगे। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं शनाया गर्ग और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हम हैं लोहिया नगर माउंट कार्मल स्कूल में, जहां हमारी मुलाकात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्मिता पांडे से हुई है। लोहिया नगर माउंट कार्मल हाई स्कूल में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल सुरक्षा पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्मिता पांडे ने बच्चों को सोशल मीडिया की काल्पनिक दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच का अंतर समझाया। उन्होंने बढ़ते मोबाइल एडिक्शन और साइबर बुलिंग के कारणों पर चिंता व्यक्त करते हुए छात्राओं को इनसे बचने के व्यवहारिक उपाय बताएं। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल शालिनी सिंह ने इस पहल का स्वागत करते हुए बच्चों के भावनात्मक विकास के लिए इसे अत्यंत आवश्यक बताया। आइए जानते हैं बच्चों में बढ़ते मोबाइल एडिक्शन का साइड इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू शनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल के एनवायरनमेंट में बच्चे क्या बड़े भी, बच्चे बहुत पेरेंट्स से ही सीखा है, उन्होंने हम सब से सीखा है, बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करने लगे हैं और
सबसे प्रॉब्लम ये है कि बच्चों में रियल वर्ल्ड और सोशल मीडिया वर्ल्ड में अंतर नहीं पता है, जिसके कारण और वो बच्चे अपने सिंगल यूनिट फैमिली में रहते हैं तो माँ बाप को भी टाइम नहीं रहता है, वो भी कामकाजी हो गए हैं। उसके कारण उनको लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं और उनका सारा एंटरटेनमेंट मोबाइल से होने लगा है, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि उनकी आँखों पे उनके मेमोरी लॉस होने लगे हैं, उनका कंसंट्रेशन लॉस होने लगा है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक होने लगा है और उसका रिजल्टेंट साइबर बुलिंग है, जिसका जिसका मतलब ये है कि बच्चे गेम्स खेलते हैं और जाने अनजाने ऐसे ट्रैप और स्कैमर्स में फंस जाते हैं जो कि गेम के बहाने बच्चों को अपने गिरफ्त में लेते हैं, प्यार से उनका कॉन्फिडेंस विन करते हैं और उसके बाद उनको डरा के और उनको साइकोलॉजिकली उनका अब्यूज़ करते हैं और कई बार उनसे ऐसे काम करवाते हैं जो कि बिल्कुल उनके दिमाग पे विपरीत छाप डालता है। बहुत ज़रूरी है कि हम शिक्षक के रूप में, हम परिवार के रूप में, समाज के रूप में और टीचर्स के रूप में बच्चों पे विजिलेंस रखें और बच्चों से प्रेम में बढ़ाएं। इसका बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी दुनिया में जाएं और वो हमारी दुनिया में आएं। बहुत ज़रूरी है कि उन पे वॉच रखा जाए, फ़ोन की जगह उनको टीवी दिया जाए, लैपटॉप दिया जाए, ताकि हम वॉच रख सकें वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं। और इस बीच उनके व्यवहार में होने वाले बदलाव, उनकी पढ़ाई में होने वाले बदलाव, उनके खान-पान में होने वाले बदलाव पे नज़र रखें, क्योंकि ये सब डिनोट करता है कि बच्चों पे मोबाइल एडिक्शन का भी असर पड़ रहा है। थैंक यू। मैम, जैसे आप बताएं कि आजकल के बच्चे मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं और वो हर चीज़ मोबाइल पे करते हैं। लाइक आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत बच्चे लोग करते हैं, जो आप बताएं कि लैपटॉप से करना चाहिए मोबाइल की जगह। बट मैम आप मतलब लाइक आजकल जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, इधर मदर और फादर, दे बोथ आर इन देयर जॉब, तो बच्चे के पास इतना कोई फैमिली होती नहीं है सपोर्ट करने के लिए इमोशनली। तो इस आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ये पेरेंट्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ को, सो दैट कि देयर चिल्ड्रन जो हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल शनाया, मैं एकदम सहमत हूँ। वही लैक कर रहा है, इसीलिए वो बच्चे इमोशनली लोनली फील करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं भी कामकाजी महिला हूँ, लेकिन आपके पास क्वालिटी ऑफ टाइम तो है ना, जब आप घर जाएँ तो बच्चों की दुनिया में एंटर करें। लेकिन आजकल के बच्चों को मैंने माता-पिता को देखा, या तो वो बच्चों को बहुत डाँटते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। दे डोंट हैव अ कन्वर्सेशन, दे रादर इंस्ट्रक्ट, और वो बच्चों को या तो एकदम लाड़-दुलार में बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं क्वालिटी ऑफ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो उनको फ़ोन के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से देते हैं। लेकिन उनको बच्चों को चाहिए आपका टाइम, आपका स्नेह, आपका गार्जियनशिप और आपका प्यार। थैंक यू मैम, ये बात आप बताएंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लोगों को जानने के लिए कि आजकल बिजी लाइफ में आप अपने चिल्ड्रन को किस तरह से टेक केयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैम जैसे कि आप साइबर बुलिंग का भी बताएं, बट आजकल एक गवर्नमेंट की साइट है जिसमें बहुत सारे लोग आए दिन रिपोर्ट करते हैं जिनके साथ साइबर बुलिंग होती है। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि अच्छे से जांच पड़ताल होती है या फिर ये भारत में जो हमारे डिजिटल नियम हैं, ये बहुत बड़ा बैकड्रॉप है जिस पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ डिजिटल और साइबर लॉज स्ट्रेट नहीं है, पब्लिश्ड नहीं है, बहुत लोग अवेयर नहीं हैं और बहुत कुछ होता नहीं है। इस लॉ को, साइबर लॉ, डिजिटल लॉज को बहुत स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रिपोर्ट करने के बाद भी बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके बारे में मेरा कहना है कि पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना चाहिए और लॉज को भी बहुत कड़े होने चाहिए। हम पेरेंट्स और सरकार दोनों का कर्तव्य बनता है कि इसके बारे में बहुत अवेयर हों और इसके बारे में क्लियर नॉलेज रखें और बहुत ज़्यादा आगे सरकार पे जिम्मेदारी ज़्यादा आती है कि डिजिटल लॉ और साइबर लॉ को स्ट्रिक्ट करें थोड़ा। वन मोर क्वेश्चन मैम, मेरा एक और सवाल ये है कि आजकल इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, लाइक नॉर्मल जॉब के कंपैरिजन में लोग सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो इस वजह से भी बच्चे जो हैं वो मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फ्यूचर शायद एज ए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर में हो। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बच्चों को ये बताना है कि बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्लास 10th पास करना है, 12th पास करना और किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना, चाहे वो वोकेशनल हो चाहे वो बेसिक में, उसके बाद वो कर सकें। ये उनको बताना ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंसर होना, सारी चीज़ें जो हमको दिखती हैं वो सही नहीं हैं। उसके पीछे के स्ट्रगल की कहानी बच्चे नहीं देखते हैं, वो जो देखते हैं वही मानने लगते हैं।
लेकिन उनको बताना होगा कि उस टीवी की दुनिया के पीछे, इस फ़ोन की दुनिया के पीछे भी बहुत सारी सच्चाई है, जिसके लिए बहुत बताना ज़रूरी है। और उनको ये बताना ज़रूरी है कि बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर होना बिल्कुल गलत बात नहीं है, लेकिन एक बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद वो जो चाहें करें। आजकल मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, वुमेन्स इन्फ्लुएंसर्स को ट्रोल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है उनके छोटे कपड़ों को लेकर, या फिर उनके आगे बढ़ने को लेकर। बहुत सारे ऐसे मेंस होते हैं जो ट्रोलिंग कमेंट्स में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? इग्नोर, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है ना कि जो हम नहीं कर पाते हैं ना, तो वो दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख के हम आगे उनके साथ नहीं बढ़ पाते हैं, तो हम उनमें कमियां ढूंढने लगते हैं। उसको इग्नोर करना चाहिए। थैंक यू मैम। वन मोर क्वेश्चन। ओके, सो मेटा का एक कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, लाइक न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होना चाहिए, बट बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे जो अब्यूजिव लैंग्वेज भी होते हैं और न्यूडिटी भी होते हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है कि कहीं, अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे लोग गंदे कमेंट्स भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि आप गंदे कमेंट्स नहीं कर सकते, स्टिल वो गंदे कमेंट्स करते हैं। तो आपको नहीं लगता इसमें कुछ ऐसे होना चाहिए कि अब्यूजिव लैंग्वेज कोई भी यूज़र अगर करे तो वो आईडी ब्लॉक हो जाए या रिपोर्ट हो जाए? इसीलिए मैंने कहा कि हमारे देश में साइबर लॉज और डिजिटल साइबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। जो लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए कुछ भी कोई करके निकल जाता है। बहुत ज़रूरी है ये लॉ को स्ट्रिक्ट करना। तो अभी हमने जाना कि किस तरह से हम रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ को एक दूसरे से अलग रख सकते हैं, एक दूसरे के बीच में गैप मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की और खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें आके न्यूज़ 24 में, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।